तो अब हम इकोनॉमिक, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है जी, व्हाट मेजर इकोनॉमिक चैलेंजेस आर बीइंग फेस्ड बाय पाकिस्तान, ठीक है जी, व्हाट रिकमेंडेशंस डू यू सजेस्ट टू डील विद दीज इशूज। अगर हमने चैलेंजेस आइडेंटिफाई कर लिए तो रिकमेंडेशंस ऑटोमेटिकली निकल आएंगी, उन्हीं चैलेंजेस को हम रिकमेंडेशंस में कन्वर्ट कर लेंगे। 2019 के पेपर में आपको मिल जाएगा, कोई इतना बड़ा, इट्स अ वेरी क्वाइट वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट क्वेश्चन दैट कुड एवर कम इन अ सीएसएस एग्जाम। इतनी एक मतलब प्लेन लैंग्वेज में और बिल्कुल सीधा साधा एसएबीसी टाइप का आएगा। तो अब इस पर हमें, आपको पता ही है, हमारी इकॉनमी आपके सामने है, जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी हम रोज़ फेस करते हैं, हम इसी मुल्क में रहते हैं, हम लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं सारे, आप में से कुछ अमीर लोग होंगे, हम तो उसमें हैं, और हमें ये रोज़ के प्रॉब्लम्स, वही हमारे जो इंडिविजुअल को प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, वही हमारे इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं एट अ नेशनल लेवल। वो आप सब मुझे बताओगे और मैं लिखता जाऊँगा, और हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा, सेशन भी, क्लास भी इसी तरह ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इससे पहले हमें इकोनॉमी को समझना है कि इकोनॉमी क्या चीज़ होती है जी। तो एनीबडी जो मुझे कोई इकोनॉमी को समझाने की कोशिश करे, इकोनॉमी जब हम बोलते हैं जी, इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, तो क्या है जी, आपके ख्याल में क्या आता है जी? कोई कुछ चीज़ तो जहन में आ रही होगी। इकोनॉमी हम इतना रोज़ तो डिस्कशन कर रहे होते हैं, अखबारों में भी आ रहा होता है कि जी इकोनॉमी की बड़ी बुरी हालत है, पिछलों ने बड़ी बुरी हालत में छोड़ा, हम इसको इम्प्रूव कर रहे हैं। तो एनीबडी यू कैन डिफाइन इकोनॉमी फॉर मी। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, तो हाँ ठीक है, ये पार्ट ऑफ द इकोनॉमी है, लेकिन इकोनॉमी बेसिकली क्या लेते हैं? आपके घर की इकोनॉमी होती है ना जी, हमारे घर की भी इकोनॉमी होती है। एक्सपेंसेस हमने क्या किए हैं और हमारी इनकम कितनी है जी, ये हाँ, ग्रोथ रेट वगैरह, वेल्थ क्या है आपके पास, वो आपकी इकोनॉमी है, ठीक है जी। जी रिसोर्सेज वैलिड पॉइंट है, हाँ जी। और को सोचने की कोशिश करो आप लोग, माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं। मुल्क की जीडीपी, जी जीडीपी क्या होती है जी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और दूसरे जीएनपी होती है, जीएनपी क्या होती है? नेशनल प्रोडक्ट। वेरी गुड, माशाल्लाह। बस आपको क्वेश्चन वैसे हुआ पड़ा, आपको इतना इल्म है। हाँ जी, तो अब जब हम ये लिखेंगे इकोनॉमी की डेफिनेशन हम लिखना चाह रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे? पॉइंट्स हमने बता दिए, हम उनको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करना है, स्ट्रीम लाइन करना है, तो क्या करेंगे जी? एनीबडी वो कितने जरा इंटरनेट वेखे दी सी आज कोई नहीं आई, मैं अगर वो मुझे देख के बता देते ना इंटरनेट से, वो एक साहिबा थी ना, वो जो फोन पे फॉरम देख लेती थी, शायद आज नहीं आई। नहीं जी नहीं, मैंने भी यहाँ से देख के लिखी है। लिखे जी इकोनॉमी की डेफिनेशन लिखे। इकोनॉमी है जी द स्टेट ऑफ अ कंट्री, द स्टेट ऑफ अ कंट्री, हालत, कंडीशन, द स्टेट ऑफ अ कंट्री और रीजन, the state of a country or region in terms of the production and consumption, the production and consumption of goods and services, of goods and services, of goods and services, and the supply of money, full stop, and the supply of money, and the supply of money। लिख लिया जी सबने? चले जी, अब इसको पढ़ लें एक बार, रीडिंग करें इसकी जी। ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की डेफिनेशन है जी, जो है, कोई इस पे वो है नहीं। तो इसमें जनाब गुड्स एंड सर्विसेज बेसिक पॉइंट है हमारा, उनकी प्रोडक्शन और कंजप्शन और फिर सप्लाई ऑफ मनी। ये तीन चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स क्या होती हैं जी? जो फिजिकल चीज़ें होती हैं, जैसे हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जी, टेलीफोन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, फ्रीज़र, फ्रिज, हर चीज़ ये हो गए। और सर्विसेज जो है वो हम जो सर्विसेज दे रहे हैं, लाइक डॉक्टर एक सर्विस दे रहा है, प्रोफेशनल जो है, टीचर जो है वो एक सर्विस दे रहा है, हाँ इंजीनियर जो कंसल्टेंट है वो एक सर्विस दे रहे हैं, तो वो उनकी वो सर्विस है। और हमारी जो इकोनॉमी है दैट इज सर्विस बेस्ड इकोनॉमी, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो ये अब एक मुल्क में प्रोडक्शन कितनी होती है, गुड्स एंड सर्विसेज कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है जी, और कंज्यूम क्या, और फिर कंज्यूम मतलब वो खर्च कितने हो रहे हैं। अब इसमें एक पॉइंट ये है
कि ज़रूरी नहीं है कि वो जो है सारी गुड्स एंड सर्विसेज आपके मुल्क में प्रोड्यूस हों, आप इनको इंपोर्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑयल एक प्रोडक्ट है, हम उसको प्रोड्यूस नहीं करते, पाकिस्तान में बहुत मैन्यूट लेवल पे नेग्लिजिबल है जो प्रोडक्शन है, हमारे 3-4 ऑयल फील्ड्स हैं, तो हम क्या करते हैं, ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं। तो अब वो फिर प्रोडक्शन से निकल जाएगा लेकिन वो कंजप्शन में आ जाएगा, क्योंकि कंज्यूम तो हम ही कर रहे हैं ना, इसलिए वो हमारी इकॉनमी का हिस्सा बन गया है। प्रोड्यूस वो किसी और जगह पे हो रहा है लेकिन हमने क्योंकि इंपोर्ट करके उसको कंज्यूम किया तो इसलिए वो हमारी इकॉनमी का हिस्सा बन गया, उसका इंपैक्ट हमारी इकॉनमी पे आ गया। सही है, तो है। और उसके बाद सप्लाई ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी को हम इस तरह लेते हैं जी कि एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं उसको, ये टर्म्स 2-3 टर्म्स हैं, मैं आपको पहले ये डिफाइन कर देता हूं ताकि हमें आगे उसमें चलने में आसानी हो। एक होती है जी फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी, इसका आइडिया है जी फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? ठीक है जी, गवर्नमेंट जो बना रही है ना, फिस्कल पॉलिसी ये है कि वो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंसेस के हिसाब से जो पॉलिसी, अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए जो पॉलिसी बनाती है वो उसको हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। उसके इसके अंदर आपने 2 चीजें याद रखनी है, एक एक्सपेंसेस, दूसरा टैक्सेशन। क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो कहां से पैसा इकट्ठा करती है? थ्रू टैक्सेशन। तो ये स्पेसिफिकली टैक्सेशन से लिंक्ड है कि जी जो आप कहेंगे कि जी मैंने इतना टैक्स, आप प्रोजेक्ट कर लेते हैं जी इतना टैक्स हम इकट्ठा करेंगे या इतना हमने इकट्ठा किया, उसमें से ये जी हमारे खर्चे हैं, इतना हम उसको खर्चा करेंगे और फिर आगे हम उन एक्सपेंसेस को उनकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से डिवाइड कर लेते हैं जी, डिफेंस इतना लेगा, एजुकेशन पे इतना लगाएंगे, हेल्थ पे इतना लगाएंगे। इसी तरह एक और टर्म आएगी मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी जो फिस्कल पॉलिसी है उसको कौन रेगुलेट कर रहा है? गवर्नमेंट। जो फिस्कल पॉलिसी जो फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट मॉनिटर कर, जो मॉनेटरी पॉलिसी है इसमें फर्क ये है कि इसको रेगुलेट करेगा स्टेट बैंक या सेंट्रल बैंक जो आपके मुल्क का है। जैसे हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, इंडिया में उसको कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है जी, तो इसी तरह जो है वो और किसी अपना नाम है जो आपका सेंट्रल बैंक है। इसलिए जो सेंट्रल बैंक जितने भी होते हैं दे आर बेसिकली ऑटोनोमस, वो ऑटोनोमस बॉडीज होती हैं क्योंकि वो उनका गवर्नमेंट से, अगर वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो तो फिर ये होता है कि वो ज़ाहिर फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी दे आर सिस्टर पॉलिसीज, इनको हम सिस्टर पॉलिसीज कहते हैं। लेकिन अगर वो एक ही अम्ब्रेला में हो या एक ही मैकेनिज्म उनको कंट्रोल कर रहा हो तो फिर उनका जो है वो आपस में क्लैश आ जाता है। इस वजह से इनका सेपरेट रखना बड़ा जरूरी है क्योंकि दे आर 2 डिफरेंट पॉलिसीज विद डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव सारे उनके सेम है पर विद डिफरेंट कॉनोटेशंस, तो ये डिफरेंट पॉलिसीज हैं। ठीक है जी, तो इसलिए स्टेट बैंक जो है वो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है और दैट इज बेसिकली कंसर्न विद सप्लाई ऑफ मनी। सही है, स्टेट बैंक का क्या काम होता है कि वो आपकी पैसे को मनी प्रिंट करता है ना, हमारे जो है वो स्टेट बैंक प्रिंट करता है, तो वो उसको कंट्रोल करके, उसके सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करके जो है जो आपकी इकोनॉमी के लिए जो काम करेगा वो हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में कि एक्सपोर्ट्स, सप्लाई ऑफ मनी से एक्सपोर्ट्स पे, इन सब चीज़ों पे क्या इफेक्ट आता है। तो ये कहते हैं। फिर एक तीसरी टर्म है जी, उसको कहते हैं हम करंट अकाउंट डेफिसिट। ये आपने बड़ा अखबारों में पढ़ा होगा, रोज आया होता है जी। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बयान दिया है आज कि कल, वो क्या था, किसी ने पढ़ा जी? करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में एक मिनट स्टेटमेंट आई है, इस लाइन में से कोई बताया मुझे, किसी ने पढ़ा? ट्विटर पे भी उन्होंने किया, उसको बड़ा वो कर रहे हैं। एक मिनट चुप करो तुम लोग। करंट अकाउंट डेफिसिट में से प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दी है कल। हाँ जी, आप में से कोई अखबार को नहीं पढ़ी? आप में से किसी ने ट्विटर नहीं, कोरोना के मुताबिक भी दिया है लेकिन उन्होंने कल बड़ा शाम को एक ट्वीट किया था करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में। हाँ जी, आप में से किसी ने? ट्विटर पे आपका अकाउंट नहीं है? ट्विटर नहीं, अच्छा जी। आप में से किसी ने पढ़ी है जी? हाँ, ये देखो इसने पढ़ी है, आपके से नजर से गुजरा है। उन्होंने कहा कि जी पहली बार हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो सरप्लस हुआ है, कि हम पॉजिटिव गए हैं, यानी कि हमारे पास पैसे बच गए हैं, खर्चे कम हुए हैं, कमाई ज्यादा हुई है तो हमारे पास पैसे बच गए हैं। ये पहली बार हुआ है पिछले 4-5 सालों में। मतलब उसने उसको कंपेयर किया हुआ था लास्ट ईयर से, कि लास्ट ईयर में इसी क्वार्टर में हमारा नेगेटिव 15.9 मिलियन कुछ नेगेटिव था। ठीक है, मतलब इतना हमने खर्चा ज्यादा किया हुआ था और वो कम था। तो अब हम पॉजिटिव में कितना 7 पॉइंट कुछ, हाँ 740 मिलियन डॉलर जो भी फरमा रहे हैं, ये इस तरह की फिगर्स ही वो आप देख लीजिएगा। ये इस तरह की आपने मतलब ये याद रखनी है, ये आपने पेपर में कहीं ना कहीं कोट करनी है। इस सवाल में नहीं तो कहीं भी
ये बड़े काम आती है। ठीक है जी, तो ये आपकी इकोनॉमी की हेल्थ को शो कर रहा है कि आपके खर्चे कम हो गए हैं और आपने इतना, जैसे अब हमारे पैसे बच जाए घर में, अगर खर्चा करके सारे खर्चे निकाल के सेविंग हो जाए तो मैं अच्छा फील होता है ना कि जी पैसे पड़े हैं, आप में कॉन्फिडेंस होता है, खुदा ना खास्ता कोई इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, कुछ हो जाए तो मैं वो पैसे खर्च कर सकता हूँ। तो इसी तरह हमने पैसे बचा लिए इस बार, तो दैट इज बेसिकली अ साइन ऑफ अ हेल्दी इकोनॉमी या एक स्टेबल इकोनॉमी। ठीक है जी, तो ये करंट अकाउंट डेफिसिट पे हम वापस आते हैं जी। करंट अकाउंट डेफिसिट बेसिकली डिफरेंस इन आपका एक्सपेंसेस एंड योर रेवेन्यूज। सही है, रेवेन्यूज हमारे कौन से होते हैं जी, कोई बताएगा? अभी हम बात कर रहे थे रेवेन्यूज सर, टैक्सेस, भाई कमोडिटीज, टैक्सेस, रेवेन्यूज। कमाई आपकी कहाँ से होती है? हम तो कमाते हैं, मैं काम करता हूँ, सरकार कहाँ से कमाती है? एक तो टैक्सेस हो गए जी, दूसरा स्टेट कहाँ से कमाती है? सर्विसेज से कैसे कमाती है बताओ? एक्सपोर्ट सरकार तो नहीं करी ना, एक्सपोर्ट स्टेट और एंटरप्राइजेस। ये एक आप टैक्सेस देखो, 90% आप टैक्सेस से कमा रहे हो, ठीक है, उसमें कोई शक नहीं है। मेजर पर्सन अगर आप टैक्सेस की हद तक बात कर दी तो वो भी ठीक है, लेकिन टू मेक अ डिफरेंस इन योर पेपर आपको ये बात पता होनी चाहिए कि गवर्नमेंट इसके अलावा कमाती है जी, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं। कौन कौन सी है जी हमारे पास? PIA जी, और पाकिस्तान रेलवे जनाब, और स्टील मिल्स, और जी पाकिस्तान पोस्ट, हाँ, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जी, और बताएं जी, और बताएं। OGTCL, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, सॉरी मिल्स क्या? हाँ जी, वो भी रेवेन्यू जनरेट हो, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज आ गए ना जी। ये फेस्को शेस्को ये भी वो सही फरमा रही है।